उत्तर प्रदेश के संभल से है, जहां पुलिस पूरी तरीके से अलर्ट है। वजह बेहद खास क्योंकि आज जुमे की नमाज है। दोपहर जुमे की नमाज अदा होगी। इसकी वजह से संभल में सुरक्षा बेहद कड़ी कर दी गई। 6 दिसंबर का दिन होने की वजह से यूपी में भी अलर्ट है। जुमे की नमाज को देखते हुए पूरे संभल शहर को छावनी में तब्दील कर दिया गया। कल पुलिस प्रशासन ने शहर में फ्लैग मार्च निकाला था। पीस कमेटी की बैठक हुई। लोगों से शांति बनाए रखने की अपील भी की गई है। तो पूरी तरीके से पुलिस ने पैनी नजर बना रखी है पूरे उत्तर प्रदेश पर। संभल में तो है ही है, दूसरी तरफ अयोध्या में भी अलर्ट है। जो जुमे की नमाज है वो शांति से अदा होगी और 3 लेयर सिक्योरिटी जो पिछले जुमे की नमाज को रही थी उतना ही सिक्योरिटी सिस्टम भी हमारा रहेगा। तो हम सतर्क हैं और संवेदनशील भी है आज के दिन स्थितियाँ, लेकिन सब कुछ नियंत्रण में है और शांत। देखिए ऑलरेडी पहले भी सेक्टर स्कीम लागू है और यहाँ पे ऑलरेडी कई कंपनी पीएससी, आरएएफ और आरआरएफ यहाँ पे ऑलरेडी डिप्लॉयड है। उसके साथ साथ सिविल पुलिस भी एक्स्ट्रा पूरी मंडल स्तर पर हमने दिया हूँ, वो भी ऑलरेडी डिप्लॉयड है। पहले भी पिछले 1 दफे से पोस्ट डिप्लॉयड है। संभल हिंसा में हुए नुकसान की अब दंगाइयों से पाई वसूली जाएगी। सीएम योगी ने दंगाइयों को लेकर सख्त निर्देश दे दिए हैं। 1 करोड़ की संपत्ति के नुकसान का आकलन प्रशासन ने कर भी लिया है, जिसके बाद प्रशासन अब उपद्रवियों से वसूली की तैयारी कर रहा। सीएम योगी आदित्यनाथ ने सख्ती से निपटने के आदेश दिए। वहीं अयोध्या में सीएम योगी ने बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि संभल और बांग्लादेश में जो हो रहा है उसका डीएनए एक ही है। अयोध्या की धरती से सीएम योगी ने संभल हिंसा पर बड़ा मैसेज दिया है। योगी ने साफ बता दिया कि अयोध्या में जो हुआ था, बांग्लादेश में जो हो रहा है और संभल में जो हुआ, इन तीनों का डीएनए एक है। योगी ने कहा कि 500 साल पहले जो बाबर ने किया और जो बाबर के सिपह सालार ने अयोध्या में किया था, उसे आज दोहराने की कोशिश हो रही है। दुश्मन बगल के देश में किस प्रकार का कृत्य कर रहे हैं, याद रखना। किसी को अगर गलतफहमी हो, 500 वर्ष पहले बाबर के एक सिपह सालार ने जो काम अयोध्या में किया था, जो काम संभल में किया था और जो काम आज बांग्लादेश के अंदर हो रहा है, तीनों की प्रकृति, तीनों का डीएनए एक जैसा है। गलतफहमी में मत रहना। अगर कोई ये मानता है कि वो बांग्लादेश में हो रहा है, तो यहां भी बांटने वाले तत्व उनके लिए बेट बन करके खड़े हो रखे हैं, पहले से खड़े हैं। वे समाज के सामाजिक ताने बाने को छिन्न भिन्न कर रहे हैं। इससे पहले संभल हिंसा पर योगी ने अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए हैं। योगी ने अधिकारियों को साफ कर दिया है कि संभल का एक भी उपद्रवी बचना नहीं चाहिए। संभल हिंसा में 1 करोड़ की संपत्ति का नुकसान हुआ। उपद्रवियों से नुकसान की पाई वसूलेगा प्रशासन। सार्वजनिक संपत्ति के नुकसान की भरपाई होगी। सीएम योगी ने कहा, अराजकता फैलाने की छूट किसी को नहीं है। सीएम योगी ने उपद्रवियों के पोस्टर लगाने के आदेश दिए हैं। सीएम योगी के निर्देश हैं, एक भी उपद्रवी बचना नहीं चाहिए। योगी ने अधिकारियों को संभल के उपद्रवियों का पोस्टर जारी करने की बात कही तो विपक्ष हमलावर हो गया। एसपी नेता रामगोपाल यादव और सांसद चंद्रशेखर आजाद ने संभल हिंसा पर सरकार को घेरा है। उन्होंने कहा, पहले एसपी और डीएम के पोस्टर लगने चाहिए। संभल हिंसा में जो भी हैं उनके पहचान की करके पोस्टर लगाए जाएंगे और तो सबसे पहले डीएम और एसपी के पोस्टर लगाए। हम इंतजार कर रहे हैं डीएम पे, कमिश्नर पे, एसडीएम पे, एसएसपी पे, डीआईजी पे, सीओ पे कब कार्रवाई करेंगे मुख्यमंत्री, हम भी इंतजार कर रहे हैं। लेकिन अगर ये बात मुसलमानों को डराने के लिए की जा रही है, तो मैं फिर ये कहना चाहूँगा मुख्यमंत्री से कि उनको याद रखना चाहिए कि जनता ने उनको ताकत दी है और उत्तर प्रदेश की तरक्की के लिए दी है, ना कि गुंडागर्दी करने के लिए। सीएम योगी के निर्देश के बाद पुलिस अधिकारियों ने एक्शन शुरू कर दिया। संभल हिंसा में शामिल 2 और आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। 24 नवंबर को संभल में जो हिंसा हुई थी, उसमें अब तक 34 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। सभी लोगों से अपील करता हूं कि जो भी इन अपराधियों को, उपद्रवियों को जो पहचानता है,
वो बिल्कुल गुप्त रूप से पुलिस को बता सकता है। हम उनकी मदद करेंगे, उनका सहयोग करेंगे और उनको जो भी इनाम है इनाम भी देने का प्रयास करेंगे। जिन लोगों द्वारा इस घटना में सम्मिलित होकर ये घटना कारित की है और पब्लिक प्रॉपर्टी को डिस्ट्रॉय किया है या फिर किसी भी व्यक्ति की कार, गाड़ी, मोटरसाइकिल या ट्रांसफार्मर जलाए हैं, तार जलाए हैं, सीसीटीवी तोड़े हैं, ये सारे जो नुकसान है उसका आकलन कर लिया गया है और उसी आकलन के आधार पे इन लोगों से वसूली वो की जाएगी। सीएम योगी के डीएनए वाले बयान पर मौलाना शहाबुद्दीन रजवी बरेलवी का कहना है कि संभल के हालात को पाकिस्तान और बांग्लादेश से जोड़कर नहीं देखना चाहिए। संभल के जो हालात हैं उसको बांग्लादेश और पाकिस्तान से जोड़कर नहीं देखा जाना चाहिए। संभल की जो सूरत हाल है वो एक अलग हुई और वहां पर मस्जिद के सर्वे को लेकर के विवाद खड़ा हुआ। वहीं कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने राहुल गांधी को संभल जाने से रोके जाने पर तीखी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि सरकार कुछ छुपा रही है, इसलिए राहुल गांधी को रोका गया। कांग्रेस अन्याय के खिलाफ खड़ी हो रही है, इसमें कोई राजनीति नहीं है। जो वहाँ अत्याचार अन्याय किया है, अपनी चीजों को बाहर नहीं आने देना चाहते और उसमें पूरी भाजपा की सरकार, योगी की सरकार लगी है कि किस तरीके से जो हत्याएं कराई हैं लोगों ने उसको पूरी तरीके से दबाने का, उसको पर्दा डालने का ये काम कर रही है। संभल में हुए बवाल के बाद से लगातार जहां पुलिस प्रशासन की टीम एक्शन ले रही है, वहीं विपक्षी पार्टियां तुष्टीकरण की राजनीति को लेकर लगातार बीजेपी पर हमलावर हैं। ये हम देखिए, मुझे नहीं पता कि मुख्यमंत्री जी कितना साइंस जानते हैं, मुख्यमंत्री जी ने कितनी बायोलॉजी पढ़ी है मैं नहीं जानता हूं, लेकिन मैं उनसे एक बार निवेदन करना चाहता हूं कि बार बार वो डीएनए की बात कर रहे हैं, डीएनए की बात न किया करें। मैं आपके माध्यम से और बड़ी जिम्मेदारी से कह रहा हूं मैं कि वो डीएनए की बात न करें, और अगर डीएनए की बात करते हैं तो मैं भी अपना डीएनए और हम सब लोग अपना डीएनए चेक कराना चाहते हैं, और मुख्यमंत्री जी आप भी अपना डीएनए चेक करा दो। संत होकर के, योगी होकर के और भगवा पहनने के बाद उन्हें इस तरह की भाषा और इस तरह डीएनए की बात नहीं करनी चाहिए। लेकिन सीएम योगी ने साफ कर दिया है कि सार्वजनिक संपत्ति के नुकसान की वसूली दंगाइयों से ही की जाएगी। न्यूज़ 18 के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। आज बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का महापरिनिर्वाण दिवस है और इस मौके पर संसद परिसर में प्रधानमंत्री मोदी समेत कई नेताओं ने उन्हें श्रद्धांजलि दी। उपराष्ट्रपति, लोकसभा स्पीकर और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी बाबा साहेब को नमन किया, उन्हें याद किया। नेता विपक्ष राहुल गांधी भी संविधान निर्माता को महापरिनिर्वाण दिवस पर श्रद्धांजलि देने के लिए पहुंचे हुए थे, उन्हें याद किया गया। संसद के शीतकालीन सत्र के दौरान लोकसभा में सिटिंग अरेंजमेंट बदल चुका है। सूत्रों के मुताबिक इसे लेकर कांग्रेस की एक बड़ी गलती सामने आ रही है, जिससे अखिलेश ज्यादा नाराज हो गए, क्योंकि लोकसभा में अखिलेश से राहुल गांधी अब दूर हो चुके हैं। विपक्षी पार्टियों को पहली पंक्ति यानी कि फ्रंट रो में जितनी सीट मिलनी थी उसमें से एक सीट कम हुई, और आपको जानकर हैरानी होगी कि जो सीट कम हुई वो अखिलेश की पार्टी से की गई है। प्रियंका गांधी, डिंपल यादव को कहां और किस रो में सीट मिली है, देखिए रिपोर्ट में। लोकसभा में बैठने की नई व्यवस्था कर दी गई है। सूत्रों की माने तो समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव इससे खुश नहीं है। अयोध्या सांसद अवधेश प्रसाद को अखिलेश यादव के पीछे दूसरी लाइन में जगह दी गई है। इस बात की जानकारी कांग्रेस के जरिए न दिए जाने से अखिलेश यादव कांग्रेस से नाराज बताए जा रहे हैं। लोकसभा में सांसदों के सीट आवंटन को लेकर समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के बीच तकरार और बढ़ गई है। आपको बता दें कि जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में पिछले दिनों उपचुनाव हुए थे, उसमें भी हमने देखा कि किस तरीके से समाजवादी पार्टी ने कांग्रेस से अपनी दूरी बना ली थी। हालांकि जो चुनाव परिणाम है वो सामने है और कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी को नुकसान झेलना पड़ा था। भारत में प्रमुख विपक्षी दल के तौर पर कांग्रेस के पास जिम्मेदारी थी कि वो अपने सहयोगी दलों से बात कर स्पीकर को सीट के बंटवारे की जानकारी दे। सूत्रों के मुताबिक समाजवादी पार्टी की मांग से उलट उनको एक सीट ही पहली पंक्ति यानी फ्रंट रॉ में दी गई।
समाजवादी पार्टी ने अखिलेश यादव और अवधेश प्रसाद 2 लोगों के लिए फ्रंट रॉ की सीट की मांग रखी थी। इस लिहाज से एसपी की फ्रंट की संख्या 2 से घटाकर 1 कर दी गई है, जिसका मतलब है कि केवल अखिलेश यादव आगे बैठेंगे, जबकि अवधेश प्रसाद और डिम्पल यादव उनके पीछे वाली सीट पर बैठेंगे। इस बार जो सीट आवंटन है उसमें राहुल गांधी के सीट से अखिलेश यादव की सीट के बीच में दूरी बढ़ गई है और इसको लेकर कहीं ना कहीं अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी खासी नाराज बताई जाती है। आपको बता दें कि पिछले दिनों जब अखिलेश यादव सदन में पहुंचे थे और जब उन्होंने सीट देखा तो उन्होंने कहा धन्यवाद कांग्रेस। यानी पूरी तरह से समाजवादी पार्टी का मानना है कि जो ये सीट आवंटन हुआ है उसमें कहीं ना कहीं कांग्रेस की चली है और जिसकी वजह से जो है वो अखिलेश यादव की सीट को दूर रखा गया राहुल गांधी से। कांग्रेस के नेता भी सीटों की इस व्यवस्था से खुश नहीं दिखे। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व कैबिनेट मंत्री मनीष तिवारी अब चौथी पंक्ति में है, जबकि एक अन्य वरिष्ठ सांसद शशि थरूर को तीसरी पंक्ति में सीट दी गई है। लोकसभा सचिवालय ने एक सर्कुलर जारी किया है जिसमें पार्टियों से मिले इनपुट के आधार पर लोकसभा स्पीकर ने सीटों का आवंटन किया है। कांग्रेस ये मानती है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, जो लोकसभा सचिवालय ने तय किया है उसी के मुताबिक सीटों का आवंटन हुआ है। लोकसभा सेक्रेटेरिएट की तरफ से ये साफ कर दिया गया है कि विपक्ष के लिए ये एक पूरा सीट अरेंजमेंट किया जाता है और उस पर नेता प्रतिपक्ष की राय ली जाती है। यानी अपना कहीं ना कहीं लोकसभा सचिवालय की तरफ से ये साफ कर दिया गया है कि उनकी कोई भूमिका नहीं है और प्रायोरिटी के आधार पर और स्ट्रेंथ के आधार पर सीटों का आवंटन किया जाता है। संसद में अब सभी के लिए सीटों का बंटवारा कर दिया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और गृह मंत्री अमित शाह के पास ट्रेजरी बेंच में पहली 3 सीटें होंगी। पीएम मोदी की सीट नंबर 1 है। पीएम के बाद पहली पंक्ति में राजनाथ सिंह और अमित शाह बैठेंगे। परिवहन मंत्री नितिन गडकरी और कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान को भी अगली पंक्ति में सीटें आवंटित की गई हैं। वहीं कांग्रेस पार्टी अगली पंक्ति की 4 सीटों तक पहुंचने में कामयाब रही है। पीएम मोदी के ठीक सामने दूसरी तरफ कांग्रेस की पहली लाइन में विपक्ष के नेता राहुल गांधी बैठेंगे। पहली लाइन में राहुल गांधी के अलावा केसी वेणुगोपाल, गौरव गोगोई और के सुरेश को भी आगे की सीट मिली है। वहीं वायनाड से चुनकर पहली बार लोकसभा पहुंची प्रियंका गांधी वाड्रा पीछे चौथी लाइन में बैठेंगी। प्रियंका गांधी पहली बार लोकसभा पहुंची हैं। सूत्रों के मुताबिक अखिलेश की नाखुशी की वजह यही है कि उनको वक्त रहते कांग्रेस के नेताओं के द्वारा ये जानकारी नहीं दी गई, वरना सीट एलोकेशन से पहले ये मुद्दा सुलझाया जा सकता था। पहली सीट है उसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रहेंगे और उसके बगल में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, उसके बाद गृह मंत्री अमित शाह रहेंगे। यानी कह सकते हैं कि एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी होंगे तो दूसरी तरफ अपोजिशन में राहुल गांधी होंगे और कहीं ना कहीं इसी बात से कुछ जो अपोजिशन पार्टी है वो उनकी नाराजगी है कि जो इम्पोर्टेंट सीट है उसमें उनको प्रमुखता नहीं दी गई है। कैमरामैन सोनू मंडल के साथ अनूप गुप्ता, न्यूज़ 18 नेटवर्क, दिल्ली। किसानों से जुड़ी बड़ी खबर अब तक पहुंचाएंगे। अपनी मांगों को लेकर पंजाब के तमाम किसान इस वक्त दिल्ली कूच करने की तैयारी कर रहे हैं। किसानों ने अपनी 12 मांगे पेश की हैं, जिनमें से न्यूनतम समर्थन मूल्य की कानूनी गारंटी और लखीमपुर खीरी हिंसा के पीड़ितों के लिए न्याय की प्रमुख मांग है। इसे लेकर आज किसानों का पहला जत्था पंजाब के शंभू बॉर्डर से दिल्ली के लिए कूच करेगा। बताया जा रहा है कि आज 101 किसानों का पहला जत्था दिल्ली कूच के लिए अपना पैदल मार्च शुरू करेगा। किसान नेता सरवन सिंह पंधेर के मुताबिक 101 किसानों का जत्था आज दोपहर 1 बजे के आसपास शंभू बॉर्डर से दिल्ली के लिए कूच करेगा। पंधेर ने कहा कि अगर अब भी सरकार उन्हें मार्च निकालने से रोकेगी तो यह उनकी नैतिक जीत मानी जाएगी। बता दें कि किसान 13 फरवरी से पंजाब और हरियाणा के बीच शंभू और खनौरी बॉर्डर पर डेरा डाले हैं। इससे पहले सुरक्षा बलों ने किसानों के मार्च को रोक दिया था। 21 फरवरी को खनौरी बॉर्डर पर झड़प के दौरान पंजाब के किसान शुभकरण सिंह की जान गई थी, जब प्रदर्शनकारियों ने दिल्ली की ओर कूच करने की कोशिश की थी। लेकिन अब किसानों का जत्था पैदल ही दिल्ली कूच करने वाला है, जिसको लेकर प्रशासन अलर्ट है। गुरु साहब का शहीदी पूर्व लगभग सुबह स्टार्ट कर देंगे 8 बजे, 10 बजे अरदास हो जाएगी जत्थे के समेत लगभग, और उसके ऊपर 12 बजे हम लोग पूरे रेडी करेंगे सारा कार्यक्रम और 1 बजे जो जत्था पूरे 1 बजे रवाना होगा
दिल्ली की ओर कूच करेगा। 100 आदमियों का जत्था बिल्कुल सरकार से टकराने वाली पोजीशन में नहीं। हम ना सरकार से टकराएंगे, ना हमारा निर्णय है कि हम बैरिकेड तोड़ के जाएंगे। देखिए, हम तो बिल्कुल निहत्ते हैं, वो सामान जो जरूरी वो कैरी करेंगे, झंडा डंडा हमारे पास होगा, हम तो जाएंगे। मरजीवड़े का अर्थ यह है कि अपने आप को देश की मांगों के लिए किसी के सामने मरने के लिए समर्पित कर देना। अब जिस तरह का बल प्रयोग वो हंजू गैस हमारे ऊपर मारे, टीयर गैस मारे, जो मर्जी बोले वो करे। हम बिल्कुल पीसफुली ढंग से केंद्र के जबर का मुकाबला सब्र से करें। किसान आंदोलन 2.2 आज से आगाज शुरू हो चुका है। किसानों का ये कहना है कि आज जो है पंजाब और हरियाणा और राजस्थान के जो किसान हैं वो आज दिल्ली कूच करने वाले हैं। इसी को लेकर सिरसा पुलिस जो है पूरी तरह से अलर्ट हो चुकी है। मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि बीएसएफ की एक कंपनी है वो भी यहाँ पर तैनात है और पूरी पुलिस फोर्स है वो तैनात है, ताकि जो पंजाब के किसान हैं डबवाली होते हुए यहाँ पर सिरसा होते हुए दिल्ली कूच न करे। हालांकि जो सरकार और प्रशासन ने कहा है कि वो शांतिपूर्ण तरीके से वो दिल्ली कूच कर सकते हैं, लेकिन बलपूर्वक या ट्रैक्टर या ट्राली के माध्यम से वो यहाँ से कूच नहीं कर सकते। और साफ तौर पर पुलिस का पहरा यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये सिरसा का जो खारेका गांव है, जो सिरसा से एंट्री करने से पहले यहाँ पर पुलिस ने पूरी अपनी जो चाक चौबंद है वो शुरू कर दी है। आप देख सकते हैं कि मेरे पीछे जो बीएसएफ की भी जो एक टुकड़ी है वो भी यहाँ पर तैनात है और पूरी पुलिस फोर्स है वो पूरी तरह से तैनात यहाँ पर कर दी गई है, ताकि जो पंजाब के किसान है डबवाली होते हुए यहाँ पर ना पहुंचे। और आप देख सकते हैं कि पीछे जो पत्थर है, बैरिकेडिंग है, वो भी यहाँ पर की जा रही है। हालांकि अभी जो किसान है यहाँ पर नहीं पहुंचे हैं। इससे पहले जो किसान है वो सिर्फ पहले डबवाली आएंगे और उसके बाद यहाँ से कूच कर सकते हैं। लेकिन उधर पुष्पा 2 की रिलीज के बीच अल्लू अर्जुन पर केस दर्ज किया गया है। दरअसल अल्लू अर्जुन बुधवार की रात हैदराबाद के एक लोकल थिएटर पहुंच गए थे, जहां उन्हें देखने के लिए भगदड़ मच गई थी। इस दौरान वहां एक महिला की जान चली गई, कई लोग घायल हुए। पुलिस के मुताबिक थिएटर प्रबंधन, अभिनेता अल्लू अर्जुन और उनकी सुरक्षा टीम को मामले में आरोपी बनाया गया। फिलहाल मामले की जाँच की जा रही है। बताया जा रहा है कि अल्लू अर्जुन बिना जानकारी दिए ही वहां पहुंच गए थे। साथ ही थिएटर पर आरोप लगा है कि उन्होंने इवेंट को सही तरीके से मैनेज नहीं किया। To clarify, stampede means there is a huge crowd, people fall down, other people stamp over them. That we call stampede. In this situation, there is no stampede. Lot of crowd was there, people were jostling with each other. So certain asphyxia kind of situation. People were not able to breathe properly inside the main auditorium in the lower balcony. So this lady was there and she was brought out from there. It did not happen outside the theatre or in the main gate and that grill gate. In between them, it happened inside the lower balcony. पप्पू यादव को धमकी मामले में गिरफ्तार आरोपी रामबाबू यादव ने एक और खुलासा करते हुए सांसद की करीबी राजेश यादव पर लालच देकर वीडियो बनवाने का आरोप लगाया है। दूसरी ओर एक बार फिर से फोन पर पप्पू यादव को लॉरेंस गैंग के नाम पर धमकी दी गई। पप्पू यादव ने बातचीत का ऑडियो भी जारी किया है। देखिए रिपोर्ट में। वीडियो के जरिए पप्पू यादव को धमकी देने के मामले में एक और बड़ा खुलासा हुआ है। पुलिस की माने तो आरोपी रामबाबू यादव ने पूछताछ में बताया कि सांसद के करीबी राजेश यादव ने ही लालच देकर वीडियो बनवाया था। ये जरा बताया गया था, उन्होंने आपके सामने रख दिया है। इसमें ये हम लोगों के अनुसंधान का विषय है कि इस पे क्या आता है एविडेंस, साथ में क्या उनका मूवमेंट रहा है, वो सब देख के फिर आगे कार्रवाई की। अभी वीडियो वाली धमकी पर पप्पू और पूर्णिया पुलिस में ठनी ही थी कि बुधवार की रात पप्पू यादव को एक बार फिर फोन पर धमकी दी गई। पहली बार पप्पू यादव के सहयोगी ने फोन उठाया। दोनों की बातचीत भी आप सुनिए। अरे कहाँ से बात कर रहे हो, क्या बात करनी है तो बताओगे। किसके कहाँ से बात कर रहे हो? अहमदाबाद से बोल रहा हूँ। कहाँ से? अहमदाबाद। अहमदाबाद से कौन हो, किसके कहाँ से बात कर रहे हो? लॉरेंस के गैंग से बात कर रहा हूँ।
बीएसएफ के 60वें स्थापना दिवस पर शानदार कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। बीएसएफ के स्थापना दिवस को लेकर के तमाम तरीके की तैयारियां की जा रही हैं। तस्वीरें आपके टेलीविजन स्क्रीन पर आज जो है फुल ड्रेस रिहर्सल की जा रही है। बताया ये जा रहा है कि स्वदेशी ALH ध्रुव हेलीकॉप्टर परेड के दौरान उड़ान भरते हुए नजर आएंगे। ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपका अपना न्यूज चैनल न्यूज 18 राजस्थान आपको दिखा रहा है। 8 दिसंबर को जोधपुर में शानदार कार्यक्रम होगा। परेड का आयोजन किया गया है 8 दिसंबर को, जिसमें केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह मुख्य अतिथि के तौर पर शिरकत करते हुए नजर आएंगे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह मुख्य अतिथि होंगे इस कार्यक्रम के। जो कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है 8 दिसंबर को वहां पहुंचेंगे और BSF DG दलजीत सिंह तैयारियों का इस दौरान जायजा लेते हुए नजर आ रहे हैं। IG ML गर्ग के साथ परेड का जायजा ले रहे हैं। बताया ये जा रहा है कि इस वक्त पूरी तैयारियों का जायजा लिया जा रहा है, क्योंकि फुल ड्रेस रिहर्सल जो है की जा रही है उससे पहले, क्योंकि 8 दिसंबर को शानदार कार्यक्रम का आयोजन किया गया है और उससे पहले किस तरीके से वहां पर परेड की जाएगी, किस तरीके से आसमान में शौर्य का परचम लहराते हुए नजर आएंगे, उसकी पूरी तैयारियों का जायजा लेते हुए नजर आ रहे हैं। BSF अपना 60वां स्थापना दिवस मना रहा है और इसी को देखते हुए इसकी तैयारियां पहले से ही शुरू कर दी गई थी। हमने तमाम तस्वीरें आपको पहले भी लगातार दिखाई है। BSF के DG की तरफ से और तमाम अधिकारियों की तरफ से इस बात की जानकारी दी गई है कि जब 8 दिसंबर को कार्यक्रम होगा तो किस तरीके से शौर्य का जो परचम है वो लहराते हुए इस कार्यक्रम में BSF के जवान नजर आएंगे। आपकी जानकारी के लिए आपको बताते चले कि इस वक्त BSF के DG दलजीत सिंह तैयारियों का जायजा लेते हुए नजर आ रहे हैं और उनके साथ IG ML गर्ग भी हैं जो परेड का जायजा ले रहे हैं कि किस तरीके से जो है कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। उससे पहले एक्चुअली ये एक तरीके से रिहर्सल की जा रही है जवानों की तरफ से। देश भर से जोधपुर BSF के अधिकारी और जवान इस वक्त पहुंच चुके हैं। पूरे देश से एक BSF का जवान इस वक्त मौजूद है जोधपुर में, ताकि जो कार्यक्रम का आयोजन होना है उस शानदार कार्यक्रम का हिस्सा वो बन सके, उसमें वो शिरकत कर सके। और इसी के साथ बताया जा रहा है कि 800 से ज़्यादा जवान जो हैं वो परेड में शामिल होंगे और 2000 से ज़्यादा जवान अधिकारी जो हैं इसमें शिरकत करेंगे। ये जानकारी निकलकर सामने आ रही है। परेड में 800 से ज़्यादा जवान शामिल होंगे और इसके अलावा जो अधिकारी लेवल के अधिकारी हैं वो 2000 से ज़्यादा इसमें शिरकत करते हुए नजर आएंगे। अधिकारी 2000 से ज़्यादा होंगे। BSF परेड फुल ड्रेस रिहर्सल में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के आगमन का इसमें रिहर्सल किया जा रहा है। दरअसल कि उस समय जब केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 8 दिसंबर को यहाँ पर मौजूद होंगे मुख्य अतिथि के तौर पर, तो किस तरीके से वहाँ पर परेड निकाली जाएगी, कैसे हर एक झांकी जो है वहाँ से निकलती हुई नजर आएगी और किस तरीके से उस झांकी को दर्शाया जाएगा, इससे पहले ही इसकी तैयारियों का जायजा लेते हुए नजर आ रहे हैं BSF के अधिकारी। ये जोधपुर से सीधी तस्वीरें आपके टेलीविजन स्क्रीन पर है। ज्यादा जानकारी लेंगे हमारे संवाददाता चंद्रशेखर इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। चंद्रशेखर, कार्यक्रम को लेकर के शानदार तैयारियां की जा रही हैं। तस्वीरें तो हम अपने दर्शकों को दिखा ही रहे हैं, आप भी बताइए क्या जानकारी आपके पास। देखिए, BSF के 60वां स्थापना दिवस जो है वो मनाने की तैयारी यहाँ पर जो है जोरों शोर से की जा रही है। जो फुल ड्रेस रिहर्सल जो है चंदन सिंह स्टेडियम में आयोजित किया जा रहा है। यहाँ पर अगर बात करें तो जो परेड है उसका रिहर्सल किया जा रहा है और गृह मंत्री अमित शाह के आगमन को लेकर जो जिस तरह से कार्यक्रम के दौरान गतिविधियां रहेगी उनका जो है सूक्ष्मता से अवलोकन और जो उनमें क्या कमियां रह जाती है उनको जो है तलाशा जा रहा है। अगर बात करें तो इस परेड में करीब 800 से ज्यादा जो जवान हैं वो शिरकत करने वाले हैं और इसके साथ ही जो करीब 2000 लोग यहाँ पर जो है मुख्य समारोह जो कि 8 तारीख को आयोजित होगा उसमें ये भव्य तस्वीरें हैं जो हम अपने दर्शकों को चंद्रशेखर दिखा रहे हैं। आप नजर बनाए रखिएगा, आगे आपसे अपडेट लेंगे। फिलहाल के लिए शुक्रिया। यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पर तमाम खबरें आप देखिए 100 गाँव 100 खबर में।